नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 और 2 शायद हम इसमें ख़त्म करेंगे आज के इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। इकोनॉमिक थ्योरीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक थ्योरीज़ को हिंदी में हम आर्थिक सिद्धांत कहते हैं। इकोनॉमिक थ्योरीज ऐसे होती है कि जैसे हमारे देश के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज को, अब इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा डिमांड्स हैं, हर किसी की डिमांड है, तो किस तरह से उन सभी डिमांड्स को भी पूरी करनी है और उन लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ करते हुए उन डिमांड्स को पूरी करनी है, कैसे फुलफ़िल करेंगे हम। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक थ्योरीज़ बनाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। मेजरली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और यही हमारे इकोनॉमी का सबसे बेसिक चीज़ है। अब इकोनॉमिक्स होता क्या है, ये तो इकोनॉमिक थ्योरी होगी। इकोनॉमिक्स होता क्या है, अब गुड एंड सर्विसेज जो होते हैं, जो गुड एंड सर्विसेज हमारी वस्तु होती है, वस्तु और सेवा। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स होती क्या क्या है, प्रोडक्शन होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसका कंजम्पशन होता है। मतलब कोई प्रोडक्ट पहले प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसको बांटा जाएगा, लोग खरीदेंगे, फिर उसका कंज्यूम करेंगे। तो इन सब के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या जनक, एक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, यह है एडम स्मिथ। ये रहने वाले थे स्कॉटलैंड के। तो इन्होंने 1776 AD में एक बुक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स को या इकोनॉमी के अर्ली स्टेजेस को समझने के लिए। और इन्होंने क्या कहा इसने कहा अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, वेल्थ ऑफ साइंस या साइंस ऑफ वेल्थ। ये जो है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा, एडम स्मिथ ने। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है। इकोनॉमिक्स मेजरली अगर देखा जाए तो 2 टाइप की होती है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो को, और मैक्रो को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इनके फादर जानते हैं, मतलब इनके जनक। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक है एल्फ्रेड मार्शल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इकोनॉमिक्स में, एल्फ्रेड मार्शल। दूसरे हैं J.M. कैनर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं। और इन 2 का वर्गीकरण किसने किया था, ये भी है। ये तो इनके जनक हो गए, माइक्रो और मैक्रो हो गए, लेकिन इनका वर्गीकरण किसने किया था, ये क्या था, रेगनॉर फ्रिश ने। रेगनॉर फ्रिश, इनका नाम भी याद रखिएगा। जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का वर्गीकरण किया था रेगनॉर फ्रिश ने। अब है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब पर्सन, फैमिली, फर्म या कंपनी गुड सर्विसेज को सेंटर में रख कर थ्योरी का स्टडी करते हैं, जैसे डिमांड सप्लाई, मतलब बहुत छोटे लेवल पे जब हम इकोनॉमी को देखते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब छोटे से हमने गुड एंड सर्विसेज को सेंटर में रखा। अब उस गुड एंड सर्विसेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका जो बहुत माइक्रो स्मॉल लेवल पे चीज़ें होती हैं, उससे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ये टॉपिक ये बहुत वाइड रेंज पे डिस्कस किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे नेशनल इनकम, मतलब ये पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। जैसे नेशनल इनकम, बजट, इन्फ्लेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये क्या रहता है, हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे अब डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक और इकोनॉमी 2 चीज़ें हैं। ये शब्द कभी आप इनको एक जैसा मत समझना कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी सेम है, अलग अलग है। कैसे अलग है देखते हैं। अब जो इकोनॉमी है, पहले हम इकोनॉमी देखते हैं। इकोनॉमी पूछती है व्हाट इज़ मार्केट। मार्केट क्या है, इसके जवाब देती है कौन, इकोनॉमी। और इकोनॉमी देती है हाउ इज़ मार्केट। हाउ इज़ मार्केट, मार्केट कैसा है, इसका जवाब देती है इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स देता है व्हाट इज़ मार्केट, इसका जवाब देता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें बताते हैं कि मार्केट क्या है, और इकोनॉमी बताती है मार्केट कैसा है, बड़ा है, छोटा है, क्या करेगा, बढ़ेगा, घटेगा, ये सब इकोनॉमी बताती है। और इकोनॉमिक्स क्या कहती है, इकोनॉमिक्स बस थ्योरीज देती है। अब क्या क्या थ्योरीज हैं इसकी, ये थ्योरीज देती है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए क्या थ्योरीज, लॉ ऑफ डिमांड की क्या थ्योरी है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या थ्योरी है। मतलब
किस तरह से प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उस पर अप्लाई करके ज़्यादा कर सकते हैं। एक थ्योरी होती है इसकी, लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड कैसे बढ़ता है, किन चीज़ कारणों से डिमांड बढ़ता है, तो उन चीज़ों को अप्लाई करने से हमारा डिमांड को हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई भी सेम, किन चीज़ों से सप्लाई हमारी बढ़ती है, किन चीज़ों से घटती है, उन सब का रीजंस, उन सब के पीछे क्या क्या थ्योरी है, ये सब इकोनॉमिक्स की डिस्कस करते हैं। लेकिन इकोनॉमी में क्या डिस्कस करते हैं, हाउ इज़ मार्केट, मार्केट कैसा है। फॉर एग्जांपल एक एरिया है, अब उस एरिया को हम स्टेट लें, एक शहर लें, एक देश लें, उसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या करती है, उसके इकोनॉमी को डिज़ाइन करती है कि एक देश में चल क्या रहा है, ये सब डिज़ाइन करती है। और उन सब के सेंटर में क्या होता है, मनी होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से, टोटल 5 सेक्टर्स होते हैं, टोटल 5 सेक्टर्स। पहला है प्राइमरी, जिसके अंतर्गत आता है एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, फिशिंग, मोस्टली रॉ मटेरियल्स आते हैं इसके अंदर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। या एग्रीकल्चर हो रहा है जो बहुत बेसिक चीज़ है, इरिगेशन हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री हो रही है, माइनिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है, फिशिंग मत्स्य पालन हो रहा है, ये सब आता है प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब इसमें अब जो हम, जैसे एग्रीकल्चर हो रहा है तो एग्रीकल्चर हम परफॉर्म कर रहे हैं ऊपर, लेकिन उससे जो गेहूँ पैदा हो रहा है, उस गेहूँ से आटा बनेगा, उस गेहूँ से फिर उसका आगे बढ़ेगा, वो फिर बेचा जाएगा बाज़ार में, तो ये सब क्या है, सेकंड सेक्टर में आते हैं। रॉ मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, न्यू प्रोडक्ट बनना, किसके अंदर आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री हो गई, इरिगेशन हो गई, माइनिंग होगी। माइनिंग से जो रॉ मटेरियल आते हैं उसका जो है, उसके एक नया प्रोडक्ट किसमें बनता है, सेकेंडरी सेक्टर में बनता है। इसे विनिर्माण उद्योग बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हिंदी में। अब जो तीसरा सेक्टर है वह सर्विस सेक्टर। मोस्टली हम 3 ही सेक्टर तक डिस्कस करते हैं, चौथा 5वां सेक्टर हम मोस्टली डिस्कस नहीं करते हैं, हम उसको काउंट भी नहीं करते हैं कहीं जगह, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी जानेंगे। सर्विस सेक्टर में क्या होता है, केवल सेवाएँ होती है, जैसे मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल हम किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, तो उस प्रमोशन से किसी का वो नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हम खाली प्रमोशन कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, बस एक तरह से सर्विस कर रहे हैं हम, कि उसकी बात को दुनिया तक रख रहे हैं, एक सर्विसिंग है। लेकिन इसमें भी मनी इन्वॉल्व होता है। अब हम किसी को मार्केटिंग करने के लिए दे रहे हैं तो पैसा तो देंगे हम उसे, तो ये भी कि एक बिज़नेस है, जैसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जैसे टीचिंग हो गया, कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाने से कुछ मनी जनरेट थोड़ी कर रहे हो, हम किसको पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने से मनी जनरेट थोड़ी हो रही है, तो सर्विस हो रही है एक, उस सर्विस के लिए हम पैसा देते हैं कि आप पढ़ाइए, आपको पैसा देंगे। जैसे टेलीकॉम हो गया, आईटी हो गया, ये सब क्या होता है, सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। अब डिस्कस करते हैं क्वार्टरली सेक्टर। अब इसमें आता है इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक एक्टिविटी या रिसर्च वगैरह होती है इसमें, इस सेक्टर में, क्वार्टरली सेक्टर। और 5वां आता है पंचम सेक्टर या क्विनरी सेक्टर। क्विनरी सेक्टर इसमें हाई लेवल डिस्कशन मेकिंग होती है, जैसे कैबिनेट की हो गई, नीति आयोग की हो गई, यूनिवर्सिटी की हो गई, जो हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं वो इसमें होती है क्वार्टरली सेक्टर में। तो ये 5 सेक्टर हो गए इंपॉर्टेंट। अभी तो हो गए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें आता है पहला ओनरशिप यानी स्वामित्व, दूसरा आता है डेवलपमेंट विकास, तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और चौथा है प्रायोरिटी प्राथमिकता। तो ये है 4 टाइप की इकोनॉमी, मतलब इनके आधार पर इकोनॉमिक्स होती है। जैसे फर्स्ट है ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर। जैसे कैपिटलिज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद, इसका पहला है ओनरशिप के आधार पर। एक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमी, 3 आती है। अब कैपिटलिज्म इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मोनोपोली प्राइवेट सेक्टर की होती है इसमें कैपिटलिज्म में। जैसे इसका एग्जांपल है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ये क्या है, कम्प्लीटली किसके डिपेंड करती हैं, ये प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड करती है, ये पूरी कैपिटलिज्म है। जैसे इसका एग्जांपल देखता हूँ, एक एग्जांपल है जैसे अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप, तो वहाँ जैसे आपने फीफा वर्ल्ड कप का टिकट ले लिया, तो आप उस टिकट को आगे बेच सकते हो कितने भी रुपए पे, आपकी मर्ज़ी से, आप कितने रुपए में बेच दीजिए अगर ख़रीदार मिल रहे हैं आपको। तो मतलब कोई नियम नहीं है, मतलब पूरा क्या कंट्रोल आपका है। अगर आपको ख़रीदार मिल गया तो आपको पैसे बन गए, आपके नहीं मिल गया तो नहीं बन गए। इसको कहते हैं प्योर कैपिटलिज्म। लेकिन जैसे जो कैपिटलिज्म नहीं है, जो सोशलिस्ट कंट्री है, वहाँ टिकट के प्राइस फिक्स होंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। तो
तो भारत जो है ना ओनरशिप, ये क्या बोलते हैं इसको, कैपिटलिज्म है, ना सोशलिस्ट कंट्री। हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी, अभी आपको आगे डिस्कस करूँगा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो कैपिटलिज्म क्या है, जहाँ के टोटल क्या है, मोनोपोली होती है प्राइवेट सेक्टर की, पूरी मर्जी चलती है उनके। आप मॉल में भी जाओगे तो किसी के प्राइस टैग नहीं लिखा होता, मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है ना मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। कोई फ्रूटी है 10 रुपये की, 10 रुपये नहीं बेच सकते। लेकिन अमेरिका में वो फ्रूटी कहीं जगह 20 रुपये की बिकेगी, कहीं वो 100 रुपये की बिकेगी। तो वो डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, मतलब आपकी मर्जी से चलेगा। अगर खरीदार खरीदने वाले हैं तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। फादर कौन है कैपिटलिज्म के? एडम स्मिथ ही है। दूसरी है सोशलिस्ट, समाजवादी, जहाँ जो है सब समाज के बारे में बराबर, समाज मतलब पूंजी का आवंटन बराबर होता है, मतलब सबके साथ न्याय होना चाहिए सामाजिक रूप से। जैसे कंट्रोल बाय स्टेट एंड गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल टिकट्स की बात करते हैं, तो सोशलिस्ट कंट्री में क्या होगा, 2000 प्राइस होगा, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, यानी अफोर्डेबल प्राइस होगा, सभी के लिए होगा। कोई भी आम आदमी इसमें जा सकता है, चाहे उसको ख़रीदने वाले 100 लोग हो, लेकिन मिलेगा एक ही को, उतने प्राइस में मिलेगा। इसका मतलब है कि आपने लूट भी कम की, जिसका ज़्यादा पैसा है वो ये नहीं हो सकता कि वो उसकी मर्ज़ी चलेगी, कुछ भी खरीद सकता है अपनी मर्ज़ी से हो कुछ भी। तो सोशलिस्ट कंट्रीज़ में ये होता है, सबके लिए बराबर होता है। फादर है इसके कार्ल मार्क्स, इनकी बुक थी दास कैपिटल। इसके एग्जांपल है जैसे रशिया, वैसे रशिया भी कम्प्लीटली अब सोशलिस्ट रहा नहीं है, लेकिन इसका कभी एग्जांपल था रशिया, जो सोशलिज्म के फॉर्मूले पे चलता था। काफ़ी बेनिफिट भी है इसके, लेकिन काफ़ी नुकसान भी है इसमें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का एक नुकसान होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ या सरकार के पास पैसे उतने ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, जिस कारण जो है एक सामाजिक न्याय तो होता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सरकार का टैक्स जमा होता है वो नहीं हो पाता अच्छे से। तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी, अब भारत है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम तो अगर हम ऐसे करेंगे कि मनमानी टिकट्स प्राइस कोई भी देने लग जाएगा, जैसे भारत में अगर कोई मनमानी टिकट प्राइस बेचेगा, मतलब किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा देगा, तो हमारे यहाँ ये कोई न्याय संगत नहीं माना जाता है, ऐसे कि ये न्याय नहीं हो रहा है। तो हमें क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम कैपिटलिज्म को भी फॉलो करते हैं एक हद तक सोशलिज्म को भी फॉलो करते हैं, सोशलिस्ट को समाजवाद को भी फॉलो करते हैं एक हद तक। तो इसे कहते हैं हम मिश्रित इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके फादर थे के.एम. केनर, एग्जाम्पल है इंडिया। अब दूसरा आता है, पहले था ओनरशिप के आधार पर, दूसरा आता है डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर। डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, नॉन डेवलप्ड इकोनॉमी, मतलब जो सोशो इकोनॉमिकली डेवलप्ड होती है अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, जो डेवलपिंग होती है, जैसे मतलब सोशल इकोनॉमिकल मतलब लोगों के पास अच्छी सड़कें, अच्छी सुविधाएं हैं, साथ साथ अच्छी एजुकेशन भी है और लोगों का पैसा भी है, तो क्या सोशली भी स्ट्रॉन्ग है और इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या होती है, ये कंटिन्यूसली डेवलप होती रहती है, मतलब धीरे धीरे इसमें सोशली और इकोनॉमिकली जो है ये चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। मोस्टली एशियन कंट्रीज़ होगी, नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ में मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ होगी, अल्प विकसित। तीसरा है इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के आधार पर। क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है, जहाँ बंद व्यवस्था होता है, नया इम्पोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया। अब ओपन इकोनॉमी होता है, जहाँ इम्पोर्ट भी होता है एक्सपोर्ट भी होता है, इसको कहते हैं हम, जो मोस्टली कंट्रीज है दुनिया में आज वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के आधार पर है। प्रायोरिटी, अब प्रायोरिटी होती है इकोनॉमिक प्रायोरिटी होती है, मतलब हम अपने देश में किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जैसे आजकल आप यूरोप में देखते हो कार्बन टैक्स लगता है वहाँ, कि कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाने में कार्बन एमिशन हुआ है तो उस पर टैक्स लगेगा, तो उसे हम ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। तो ग्रीन इकोनॉमी मतलब इको फ्रेंडली होती है, पर्यावरण बचाव के साथ डेवलपमेंट होता है इसमें, जैसे सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड एनर्जी एक्सेट्रा, इसका हम यूज़ करते हैं। ब्लू इकोनॉमी होती है जलीय संसाधन, ओशन, सी, कोस्टल, फिशिंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इन सब से जो पैसे कमाए जाते हैं या इन सब में इन्वेस्ट करके जो पैसे बनाए जाते हैं उसे ग्रीन इकोनॉमी या ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। वाइट इकोनॉमी होती है मेडिकल सेक्टर में, आयुर्वेद, यूनानी। अब आता है ऑरेंज इकोनॉमी, ये होती है क्रिएटिव इकोनॉमिक्स, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती है सोशल मीडिया पर, जो है कल्चर, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, जैसे गेमिंग, OTT, वेब सीरीज़, इन सब की वजह से जो इकोनॉमी को फ़ायदा होता है या जो पैसे कमाए जाते हैं वो आता है ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर। दोस्तों पहला चैप्टर तो ये तो इकोनॉमी या टाइप ऑफ इकोनॉमी ख़त्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर डिस्कस करते हैं मनी। मनी क्या होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, यानी विनिमय का माध्यम, लेन देन का माध्यम, किसके लिए, वस्तु और सेवा के लिए। इसके फंक्शन क्या होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, वैल्यू ट्रांसफ़र, मूल्य हस्तांतरण,
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भविष्य संभावनाएं, हम क्या पैसे से लगा सकते हैं। ओरिजिन क्या होता है, मनी कैसे बना, कैसे मनी का यूज़ हो। सबसे पहले यूज़ होता है बार्टर सिस्टम का, मतलब वस्तु के बदलो वस्तु, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उसके बाद आया कमोडिटी, यानी एक वस्तु के विनिमय के आधार पर, जैसे गोल्ड की एक वैल्यू रख दी कि गोल्ड के आधार पर हमें 10 किलो आलू मिलेगा या 10 किलो चावल मिलेगा। तो एक गोल्ड के आधार पर चीज़ें होती थी कि एक इतना इतना गोल्ड का सिक्का है, इसके आधार पर, जिसे कहते हैं कमोडिटी। एक वस्तु को क्या बना, विनिमय का आधार बना दिया। इस तरह कॉइन करेंसी, मतलब धातु मेटल से कॉइन करेंसी है। धातु की एक इंटरनल इंट्रिंसिक मूल्य होता है, हर धातु का एक मूल्य होता है, तो उस मूल्य के आधार पर चीज़ें डिसाइड भी कि इस इतने मूल्य की धातु है, इसमें इतनी चीज़ें मिल जाएगी हमें, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इंडिया में सबसे पहले लिनियार्ड, दुनिया में सबसे पहले लिनियार्ड टर्की से स्टार्ट हुई है कॉइन करेंसी वाली, जो ओरिजिन है कॉइन करेंसी का। इंडिया में 6th BC, 6th मतलब बिफोर क्राइस्ट से हम यूज़ करते हैं कॉइन करेंसी। अब आते हैं पेपर इकोनॉमी, चौथी। पेपर इकोनॉमी सबसे पहले चाइना में आई। इंडिया में 1861 में पेपर करेंसी एक्ट बना। इसकी इंटरनल इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, मतलब इसकी कोई, पेपर की क्या वैल्यू होती है, पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन ये पेपर जो है स्पेसिफिकली सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अब आता है बैंक इकोनॉमी, मतलब बैंक में डिपॉजिट मनी करते हैं, पैसों का लेन देन, लेकिन बैंक इन्वॉल्व है। तो अगर हम बैंक से पैसे भेज रहे हैं, कहीं पैसे सेव कर रहे हैं उसमें, या किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो इकोनॉमी जनरेट होती है उसे मतलब बैंक मनी कहते हैं। अब है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी क्या है, नॉन टचेबल, इसको टच नहीं कर सकते हम, कैन सी डिजिटली, जैसे बिटकॉइंस हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गई, ये आती है डिजिटल करेंसीज होती है। अब आते हैं CBDC, यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, भारत का एक डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है, इसको ई-रुपी कहते हैं। अब टाइप ऑफ करेंसीज क्या क्या है, ब्लैक मनी, सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी, हॉट करेंसी, क्वेश्चन करेंसी। ब्लैक मनी क्या है, इलीगल मनी होता है, अवैध मुद्रा होती है। टैक्स चोरी या टैक्स चोरी से जो पैसा होता है उसको ब्लैक मनी कहते हैं। सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, दुर्लभ मुद्रा होती है, ऐसी करेंसी जिसकी डिमांड कम हो, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे नेपाली रुपी है, नेपाली रुपी, पाकिस्तानी रुपी, इसकी कोई डिमांड नहीं होती इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट करेंसी होती है। इंडियन रुपी भी है, लेकिन इंडियन रुपी धीरे धीरे हमारा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, हार्ड करेंसी बन रहा है। हार्ड करेंसी है दुर्लभ मुद्रा, ऐसी करेंसी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इंटरनेशनल मार्केट में, खासकर US डॉलर्स, हर कोई ट्रेड US डॉलर में करता है, तो इसलिए हार्ड करेंसी है। पाउंड, येन, रूबेल, स्टर्लिंग, इन सब की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। हॉट करेंसी होती है, इसकी डिमांड भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, मतलब फास्ट मूविंग हो, इन्वेस्ट के फॉर्म में हो, जब जगह मतलब कहीं भी आसानी से यूज़ किया। जैसे डॉलर में इन्वेस्ट किया तो निकालेंगे तो डॉलर मिल जाएंगे हमको आसानी से, लेकिन अगर हमने कहीं यूपी में इन्वेस्ट किया और रुपी में हमको वापस नहीं मिल रहा है, रुपी यहाँ यूज़ ही नहीं हो रही है कहीं, इसके आगे तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती हो। तो ऐसी मुद्रा जो फ्लेक्सिबल हो लेकिन डिमांडिंग भी हो, जैसे दिरहम है, दिरहम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है भारतीय रुपये के मुकाबले, लेकिन वो क्या है, हॉट करेंसी नहीं है, उसकी डिमांड तो बहुत है कि अगर कोई किसी का दिरहम आ गया तो भाई एक्सचेंज रेट में उसको बहुत से पैसे मिल सकते हैं, लेकिन उसको इंटरनेशनल मार्केट में इतना यूज़ नहीं है, इसलिए क्या इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब हम भारत में दिरहम देंगे तो दिरहम का यूज़ होगा नहीं, कहीं बहुत जगह यूज़ होता नहीं है, हालांकि एक स्ट्रॉन्ग करेंसी लेकिन यूज़ ज़्यादा नहीं होता, इसलिए क्या होता है ये हॉट करेंसी नहीं है। अब है क्वेश्चन मनी, ये क्या है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, सिक्योरिटी, जैसे आप कहीं रूम लेते हो तो एक सिक्योरिटी जमा करनी होती है पहले, उसे हम क्वेश्चन मनी कहते हैं। जैसे बेल अमाउंट हो गई, एक कुछ ना कुछ एक अमाउंट देके हम कुछ कार्य करवाते हैं, इसे तो क्वेश्चन मनी कहते हैं। अब पहले चलो एक अकाउंट्स के बारे में जानते हैं। दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, जिसका एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट होता है करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट होता है FD/RD। FD/RD में हम क्या होते हैं, टाइम के बाद हम डिपॉजिट करते हैं, कुछ भी करते हैं। एक डिमांड डिपॉजिट होता है, जैसे हमारा पैसे हैं हमारे पास, हमने सेविंग अकाउंट में डाल दिए, एक करंट अकाउंट से निकाल दिए, डाल दिए। तो क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट में लिक्विडिटी होती है, मतलब हम फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं। लेकिन टाइम डिपॉजिट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कहीं अब FD होती है 5 साल की लॉक रहती है, तो 5 साल बाद ही आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं टॉपिक मनी सप्लाई, यानी मुद्रा आपूर्ति। 1977 में RBI ने मनी सप्लाई मेथड दिया। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कहाँ कहाँ है, यह डिस्कस करते हैं। पहला है M0, M1, M2, M3, M4, ठीक है। अब क्या क्या है, M0 क्या है, M0 के अंदर मनी आता है, कौन कौन सी मनी आती है, कौन कौन सी मतलब चीज़ें आती है। टोटल पेपर, कॉइन, करेंसी, RBI रिजर्व, सब क्या आता है, M0 के अंदर आता है। टोटल जितना भी पेपर मनी है, कॉइन, करेंसी है, सबके सब आती है RBI रिजर्व, सबका आता है M0 पे। M1 क्या है, नैरो मनी बोलते हैं इसको,
पब्लिक के पास पैसा लेकिन बैंकों में डिमांड डिपॉजिट में, मतलब पब्लिक का पैसा लेकिन वो कहाँ है, बैंक में। पब्लिक के पास पैसा, बैंकों में डिमांड डिपॉजिट। मतलब मेरा पैसा है 100 रुपये और मैंने 100 रुपये बैंक में लिए, तो ये क्या आएगा, M1 में आएगा, मतलब नैरो मनी आएगा। और ब्रॉड मनी मतलब M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। अब मेरा पैसा है और मैंने बैंक में जमा किया है पैसा, और मेरे पोस्ट ऑफिस में सेविंग है, मतलब पोस्ट ऑफिस की सेविंग हम आसानी से निकाल नहीं सकते, उसके लिए थोड़ा हमको पेपर वर्क या थोड़ा टाइम पीरियड लगता है। तो क्या होता है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, ये आ गया ब्रॉड मनी आ गया। और M3 आ गया, इसमें क्या आ गया, M1 प्लस बैंक्स डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट। अब पोस्ट ऑफिस मनी हटा दो, अब उसकी जगह बैंक में जो टाइम डिपॉजिट करता हूँ, टाइम पे डिपॉजिट करना होता है हमें, जिसको भी हम आसानी से निकाल नहीं सकते, लेकिन वो किसके अंदर आता है, M3 के अंदर आता है। सॉरी, M3 ब्रॉड मनी है, M2 नहीं है ब्रॉड मनी, M3 ब्रॉड मनी। M4 है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस प्लस ऑल डिपॉजिट, सब तरह के डिपॉजिट सब कुछ आ जाता है किसमें, M4 में। अब M1 नैरो मनी, M3 ब्रॉड मनी, ठीक है। सब ज़्यादा लिक्विडिटी किसमें होती है, M1 में होती है, मतलब पेपर मनी, कॉइन करेंसी है, इनको हम आसानी से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सब जगह यूज़ होती है। M2, फिर M2 आती है। M2 मतलब हम जो हमारे पास जितने पैसा है हाथ में वो सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब M3 है, इसमें टाइम डिपॉजिट आ गया, मतलब एक टाइम पीरियड बाद ही यूज़ कर सकते हैं इसको। तो और M4 आ गया, M4 में सभी तरह के डिपॉजिट आ गए, कहीं जो हम हमारे इन्वेस्टमेंट होता है, कहीं होते हम आसानी से मनी को निकाल नहीं सकते कई जगह, तो M4 जो है सबसे कम, हम आसानी से पैसे नहीं निकाल सकते M4 में। अब है कुछ टॉपिक्स है, लीगल टेंडर मनी, फाइट मनी, फाइडुशियरी करेंसी। तो क्या होती है लीगल टेंडर मनी, क्या होता है, तो डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, इसको करेंसी को कोई भी वैल्यू 10, 20, 100 लीगल टेंडर मनी से बाहर कर देना। गवर्नमेंट का ट्रस्ट आदेश इस पर होता है विमुद्रीकरण करने में। अब डिमोनेटाइजेशन होता क्या है, वाई डिमोनेटाइजेशन, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए होता है, ब्लैक मनी के लिए होता है, करप्शन रोकने के लिए होता है, ओल्ड करेंसी रिप्लेस के लिए होता है। इसका डिसीजन कौन लेता है, RBI की कोऑर्डिनेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। डिमोनेटाइजेशन कब तक हुआ, 3 बार हुआ भारत में, पहले 1978 में हुआ, 2016 में हुआ, 2023 में हुआ। 1946 में भी हुआ एक 500 हज़ार के नोट, लेकिन 1954 में ये वापस ले लिया गया, किसके 5,000 और 10,000 के नोट बैन कर दिए गए थे 1946 में, 1954 में वापस ले लिया गया। अब 2026 में आपको होता है फेमस डिमोनेटाइजेशन हुआ, तब 8/1/2016 को। फिर 2023 में जो है 2,000 के नोट बंद कर दिए गए, फिर 1978 में हुआ था पहले। 3 बार हुआ है डिमोनेटाइजेशन। अब बैंक क्या होता है, कंट्रोल बाय RBI होता है। RBI एक्ट 1954 में रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक को, RBI अप्रूवल होना चाहिए, RBI गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, वाणिज्य विधिक फॉर मार्केट प्रॉफिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट होना चाहिए, लोन, लॉकर, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें सुविधाएं होनी चाहिए बैंक के पास। बैंक होता है 2 टाइप के, एक ऑर्गेनाइज होता है, एक नॉन ऑर्गेनाइज होता है। संगठित बैंक संरचना होती है, प्रॉपर रूल्स गाइडलाइंस फॉलो, RBI कंट्रोल में फंक्शन, RBI द्वारा एक्ट बाई फॉर्मेशन। गवर्नमेंट बैंक होता है, नेट बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक होता है, प्राइवेट बैंक होता है, सॉरी। नॉन ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, गैर संगठित, मनी लैंडर्स होता है, जो साहूकार होते हैं। हाँ, नो लिमिटेशन, नो रूल्स रेगुलेशन, नो RBI कंट्रोल होता है इसमें। हिस्ट्री ऑफ बैंक्स देखते हैं। 1557 AD में बैंक ऑफ वेनिस बना, इटली में, वेनिस में। 1401 में बना बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1407 में बना बैंक ऑफ जिनेवा, 1694 में बना बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंडिया में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना कोलकाता में। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना, 1865 में इलाहाबाद बैंक बना। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बना। 1894 में PNB लाला लाजपत राय द्वारा खोला गया लाहौर में, नाउ इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 1894 में। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इंपीरियल बैंक प्लस इकोनॉमी प्लस मद्रास, सॉरी बंगाल प्लस बॉम्बे प्लस बदनास, इन तीनों बैंक को एक मिलाया गया। जो 3 बैंक थे इनको इंपीरियल बैंक एक बैंक बनाया गया 1921 में। 1934 में RBI एक्ट आया। 1 अप्रैल 1935 में RBI फॉर्मेशन हुई। 1949 में नेशनलिज्म ऑफ RBI राष्ट्रीयकरण हुआ। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ। RBI जो है बैंकर्स बैंक कहलाया। एक साथ 1995 में SBI इंपीरियल बैंक का
फॉर्मेशन डे है। 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज हुए, 1980 में 6 हुए, 2019 में 10 हुए, 2016 में 12 गवर्नमेंट बैंक है, 21 प्राइवेट बैंक है, 44 फॉरेन बैंक। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी की। कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? ये फोकस ऑन इक्वालिटी रखती है, साम्यवादी व्यवस्था से कहते हैं हम हिंदी में, प्राइवेट सेक्टर का बहिष्कार करती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी का ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टेट में नियंत्रण में किसके रहती है? कम्युनिस्ट इकोनॉमी रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।